जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल समेत 17 से 22 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। माना यह जा रहा है कि इस कैबिनेट विस्तार में उन राज्यों को तरजीह दी जा सकती है जहां पर चुनाव होने हैं। कुनबा बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय दलों को भी इस कैबिनेट विस्तार में मौका मिल सकता है। तो अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई 17 से 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं, मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जिसमें कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है जो शामिल होंगे मोदी कैबिनेट में। और इसी बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर एक और बड़ी खबर जो कि बिहार से आ रही है। आपको यहां यह जानकारी दे दें कि सूत्र यह बता रहे हैं कि जेडीयू को कैबिनेट विस्तार में एक सीट मंजूर नहीं है। जेडीयू कैबिनेट विस्तार में अपने लिए 3 मंत्री पदों की उम्मीद कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू चाहती है कि उसे कैबिनेट विस्तार में 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों का पद मिलेगा। अभी तक की खबर के मुताबिक जेडीयू से पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इस एक सीट पर जेडीयू तैयार नहीं है, मंजूर नहीं है उसे। वो चाहती है कि कम से कम 3 पद मिले, जिसमें 1 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री। सीधे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुख करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, एक सीट फिर से वहीं पर यह बात, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, जेडीयू इस बार भी तैयार नहीं एक सीट पर। देखिए, मैं इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के सीधे दिखा रहा हूं मैं कि कैसे अब से कुछ देर बाद 11 बजे के करीब में हवाई सर्वेक्षण के लिए निकलेंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछली बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो उस वक्त एक सीट सांकेतिक तौर पे दिए जा रहे थे, जिसे नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था। और पटना आने के बाद उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई चाहत भी नहीं है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, एक सीट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जाहिर है कि वो बयान क्या अब तक पीछा कर रहा है। जाहिर है इस बार एक बार फिर से जब मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आ रही हैं तो उसमें जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कम से कम 3 मंत्री पद के सीट चाहिए, 3 मंत्री कम से कम होने चाहिए, जिसमें 1 कैबिनेट और 2 एमओएस भी चलेगा, यानी राज्य मंत्री का पद भी स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं। शिरीन, इसके पीछे वजह यह है कि नीतीश कुमार के पास जो उनका वोट बैंक है वो कुर्मी कोयरी के अलावा अति पिछड़ा है। तो जाहिर है कि अगर अति पिछड़ा में से कोई नहीं बनेगा और कुर्मी कोयरी से कोई नहीं बनेगा या अगड़ी जाति से कोई नहीं बनेगा तो पार्टी के अंदर में भी सवाल उठ सकते हैं और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनका वोट बैंक है, उस पर भी असर पड़ सकता है। तो इसके मद्देनज़र ही नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि अगर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना है और ऐसी कोई बात सामने आती है, क्योंकि आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आज सुबह 8 बजे पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब वो दिल्ली जाकर किनसे बात करते हैं और क्या क्या उनका दिनचर्या होता है, उसके बाद पता चल पाएगा कि वो यहाँ से क्या संदेश लेकर के गए हैं। क्योंकि कल शाम में नीतीश कुमार की मुलाकात आरसीपी सिंह और ललन सिंह, जो 2 कद्दावर नेता हैं और राज्यसभा में नेता हैं आरसीपी सिंह और लोकसभा में नेता हैं ललन सिंह, तो इन दोनों से मुलाकात हुई। उसके बाद वो आज सुबह निकल गए। हालांकि ललन सिंह पटना में ही है और भी कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम चल रहे हैं वो भी पटना में ही हैं। प्रकाश, मैं आपके पास आती हूं। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है और ये खबर है कि 1 दिन के लिए इसे टाला जा सकता है, इसमें देरी हो सकती है। तो कैबिनेट विस्तार से जुड़ी एक और अहम खबर, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार 1 दिन टल सकता है। ये जरूरी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दरअसल दिल्ली लौटने का इंतजार हो रहा है। गठबंधन दलों से बातचीत जारी रहने की वजह से भी विस्तार को 1 दिन के लिए आगे टाल दिया गया है। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार 1 दिन के लिए टलने की यह खबर, इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, निगाह सबकी इस पर टिकी है, लेकिन इसे 1 दिन के लिए टाला जा सकता है। इंतजार जेपी नड्डा के दिल्ली लौटने का हो रहा है। तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों से, क्योंकि बातचीत अभी भी जारी है, ये भी एक वजह सामने आ रही है। और क्या वजह है, सीधे रुख करेंगे। विकास मेरे साथ जुड़ गए। विकास, क्या है ये पूरी खबर? ये देखिए, पूरी खबर यही है कि जो 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार कल सुबह होना था वो 8 तारीख की अब सुबह होगा, क्योंकि जो बातचीत है गठबंधन दलों से वो लंबी खिंच रही है। जैसा कि प्रकाश कुमार ने बताया कि जेडीयू बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहा है, उसको वहाँ पर
मेरी जानकारी ये कहती है कि 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री चाहिए। हालांकि प्रकाश कुमार कह रहे हैं कि 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री। तो ये बातचीत का सिलसिला है, ये लंबा खिंच रहा है और इसी वजह से अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो 7 के बजाय 8 को किया जाए। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जेपी नड्डा को आज देर शाम को हिमाचल प्रदेश के दौरे से दिल्ली लौटना है। इसके बाद जेपी नड्डा के दफ्तर से ही तमाम उन उम्मीदवारों को जो मंत्री बनने वाले हैं उनको फ़ोन किया जाएगा, उनसे वो जेपी नड्डा मुलाकात कर सकते हैं कल दोपहर या शाम तक। और उसके बाद परसों सुबह 8 तारीख को ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो जेपी नड्डा के कार्यक्रम में देरी होने से और उसके साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण कि जो एलआई हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनके साथ बातचीत और हार्ड बार्गेनिंग की वजह से बातचीत लंबी खिंचने के चलते जो 7 तारीख को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह था अब वो 8 तारीख को होगा। और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जेडीयू इस बार अपनी बातचीत के जरिए क्या हासिल कर लेती है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, एक बार जब विधानसभा का गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच, तब अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार बहुत ही हार्ड बार्गेनर हैं, वो अपनी बात बहुत मजबूती से रखते हैं और उनको जो चाहिए होता है वो ले लेते हैं। और इस बार भी वही हो रहा है। नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने के लिए बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। 2 कैबिनेट और 2 एमओएस चाहते हैं, जबकि केंद्र सरकार उनको 1 कैबिनेट मंत्री पद देना चाहती है। और इसी को लेकर ये बातचीत जो है लंबी खिंच रही है। और तमाम और भी दूसरे दल हैं जिनके साथ बातचीत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बाकी दलों के साथ, गठबंधन दलों के साथ बातचीत स्मूथ चल रही है, लेकिन जेडीयू के साथ जो है वो पेच अभी भी फंसा हुआ है और जेडीयू अपनी मनमाने पर अड़ा हुआ है। इसलिए कैबिनेट का विस्तार अब 8 जुलाई की सुबह होगा। पेच फंसा हुआ है और कैसे बातचीत के जरिए से सही किया जाएगा, फिलहाल इस पर भी नजर होगी। ठीक है विकास, आप लगातार मेरे साथ रहिए, बात आगे भी हम आपसे करेंगे। लेकिन कैबिनेट विस्तार को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भी दिल्ली बुलाया गया है। सोनोवाल आज ही दोपहर 3 बजे तक दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो कैबिनेट विस्तार से पहले सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली बुलाए गए हैं। बताया जा रहा है, जानकारी यह है कि दोपहर 3 बजे तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। बातचीत उनसे भी होगी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सीधे रुक करेंगे, मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ हैं। मनोज्ञा, सर्बानंद सोनोवाल, क्योंकि इनके नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है, कल से दिल्ली बुलाया गया है। बिल्कुल, दिल्ली बुलाया गया है। फोन आ गया है सर्बानंद सोनोवाल के पास। आज दोपहर करीब 12:30 की फ्लाइट लेके वो 3 से 3:30 के बीच में दिल्ली उतरेंगे। उसके बाद संभवतः RT-PCR टेस्ट वगैरह कराए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की रिपोर्ट ही मान्यता होगी जिनकी स्वेरिंग इन होगी। अब 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि सर्बानंद सोनोवाल का नाम पहले से ही चल रहा था। उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर जब हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री पद पर दिया गया तो उनसे ये भी कहा गया था कि अगर आप कोई मंत्री पद लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन ये कहा गया था कि उनको कोई बड़ी भूमिका दी जाएगी। और अब पूर्वोत्तर भारत से तीसरे मंत्री बनेंगे वो सर्बानंद सोनोवाल। और इसके साथ साथ जहां किरेन रिजिजू हैं, रामेश्वर तेली हैं, और भी कई मंत्री हैं पूर्वोत्तर भारत से। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल की भूमिका असम के मद्देनज़र बड़ी है। 2005 में जब IMDT एक्ट के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी असम में, तो सबसे बड़ी भूमिका में सर्बानंद सोनोवाल रहे थे। नायक कहा जाता है उन्हें असम का। और अब एक बार फिर एक बड़े किरदार में देश की राजनीति में नजर आएंगे सोनोवाल। ठीक है, और इसीलिए दिल्ली बुलाया गया। देखिए, अब फोन पहुंचने शुरू हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर, नारायण राणे को भी दिल्ली बुलाया गया है। खबर ये आ रही है कि बीजेपी अध्यक्ष दफ्तर से फोन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं राणे। फोन पहुंचा है उनके पास भी और मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए वो भी दिल्ली आएंगे। ये बड़ी खबर है, नारायण राणे जिन्हें दिल्ली बुलाया गया है। अब देखिए, धीरे धीरे, क्योंकि जिन चेहरों के नाम एबीपी न्यूज लगातार आपको बता भी रहा है, उनके पास अब फोन पहुंचने शुरू हो गए हैं। वो दिल्ली भी पहुंच रहे हैं और नारायण राणे भी उनमें से शामिल हैं जिन्हें दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष दफ्तर से उनके पास फोन पहुंचा है और वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया क्योंकि कुछ सहयोगी दल ऐसे हैं जिनसे बातचीत अभी पूरी तरीके से हो नहीं पाई है। कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और उसे ही सुलझाने की कोशिश लगातार है। रौनक कुकड़े मेरे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। रौनक, नारायण राणे जिन्हें फोन पहुंच चुका है, वो भी दिल्ली आने की तैयारी में? निश्चित तौर पर शिरीन, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक नारायण राणे को बीजेपी अध्यक्ष के दफ्तर से फोन आने की कंफर्मेशन जो है हमें मिली है और आज दोपहर 1:30 बजे वो गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है शिरीन, उसके मुताबिक हो सकता है कि नारायण राणे को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री जो है वो मोदी सरकार में बनाया जा सकता है।
ये जो है जानकारी फिलहाल सामने निकल कर आ रही है। जी ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। तो देखिए, अब धीरे धीरे फोन पहुंचने शुरू हो रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। जिन लोगों को शामिल किया जाना है मोदी कैबिनेट में, ये विस्तार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जहां जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर भी सभी की निगाहें कि किस तरीके से समीकरण बैठाया जा रहा है। और अब मेरे साथ पंकज भी जुड़ गए हैं और साथ ही विकास भदौरिया भी लगातार हमसे बात कर रहे हैं। पंकज, मैं आपके पास आऊं, यूपी की मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले विकास, देखिए अब नारायण राणे हो चाहे सर्बानंद सोनोवाल हो, सबके पास फोन पहुंचने शुरू हो गए हैं और ये वो चेहरे हैं जिस पर हम बात भी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का ये हिस्सा होंगे। बिल्कुल, देखिए जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा। बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनके दफ्तर से फ़ोन पहुंचेगा, जो कि बीजेपी मुख्यालय में बैठते हैं, और वहां से उनको फ़ोन करके बताया जाएगा कि आपको जेपी नड्डा के आवास पर या बीजेपी दफ्तर कितने बजे पहुंचना है। और इसकी प्रक्रिया की शुरुआत आज सुबह से होनी थी, जो कि शुरुआत हो चुकी है। अब किस किस को फ़ोन पहुंचेगा ये कुछ देर में धीरे धीरे साफ होता जाएगा, क्योंकि जिसको भी फ़ोन पहुंचेगा वो निश्चित रूप से अपने आसपास के लोगों को, करीबियों को बताएगा और उससे ये जानकारी धीरे धीरे करके बाहर आना शुरू हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम को हिमाचल दौरे से लौटेंगे। उससे पहले ही शाम तक तमाम उन उम्मीदवारों को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होने जा रहे हैं, उनको फ़ोन पहुंच जाएंगे बीजेपी मुख्यालय से, और जेपी नड्डा के साथ उनको कहां बैठना है ये बताया जाएगा। कल ये बैठक होगी जेपी नड्डा के साथ, और उसके बाद फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार परसों होने की संभावना है। और ये विस्तार जो है वो एक दिन इसलिए ही टला है क्योंकि तमाम जो एलाइज हैं उनके साथ बातचीत लंबी खिंच रही है, तमाम जो लोग हैं उनको इन्फॉर्म करना है, तमाम जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेता हैं उनको इन्फॉर्म करना है, ताकि वो समय रहते दिल्ली पहुंच सकें। उसके बाद RT-PCR के टेस्ट होने हैं, उसके लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं, और जो RT-PCR के टेस्ट होंगे उसकी रिपोर्ट बाकायदा 6 से 8 घंटे में आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता कल शाम तक भी अगर पहुंचता है, कल दोपहर तक भी पहुंचता है, तो उसी वक्त उसका RT-PCR होगा और 6 से 8 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, ताकि वो परसों जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो वहां पर RT-PCR रिपोर्ट के साथ वहां मौजूद रह सके। ठीक है पंकज, बात अगर मैं उत्तर प्रदेश की करूं तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में फोकस यूपी होगा, क्योंकि देखिए चुनाव भी होने हैं और कहा यह जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो दरअसल यूपी से ही होकर गुजरता है। तो आप कैसी तस्वीर इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उत्तर प्रदेश से आती हुई देख रहे हैं? देखिए, जैसा विकास और प्रकाश कह रहे थे ना कि जेडीयू को लेकर के तनातनी है, कि उनकी जो डिमांड है, ऐसी कोई सहयोगी दलों के साथ लेकर के यूपी में कोई तनातनी नहीं है। अनुप्रिया पटेल मोदी मंत्रिमंडल में एक चेहरा होंगी, ये बहुत पहले तय हो चुका है, उनको भी बताया जा चुका है। अब रही बात कि बीजेपी के कोटे से किन लोगों को मंत्री बनाया जाना है, उसमें अलग अलग जाति, बिरादरी और क्षेत्र का ख्याल रखा जा रहा है। मेरे पास ये जानकारी है कि लोकसभा के एक सांसद को इत्तला की गई है कि आपको दिल्ली आना है। वो इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं कि उनको दिल्ली में किसने बुलाया है। वो आपको बताऊं कि SC बिरादरी के हैं, तो जब तक ये पता नहीं चल जाता, ऐसे ही 2 और नेताओं को ही बुलाया गया है। तो मैं इस कन्फ्यूजन में हूं कि उनको बुलाया गया, वो खुलकर नहीं बता रहे हैं क्या मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए बुलाया गया। ऐसे 2-3 नाम हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी यूपी के लोगों को, उससे एक तरीके से ये दिखाया जाएगा कि यूपी के चुनाव में बीजेपी का फोकस किस सोशल बेस पर है, उस तरीके से लोगों को एडजस्ट किया जाएगा मंत्रिमंडल में। ठीक है विकास, जैसे कि पंकज भी कह रहे हैं कि ये एक पूरी तरीके से एक रणनीति तैयार की गई है और समीकरण हर राज्य में सही तरीके से सटीक बैठे, ताकि कोई सहयोगी दल नाराज ना रह जाए। क्या कोई लिस्ट तैयार हो चुकी है या उस लिस्ट में अभी 2-3 ऐसे हैं राज्य जहां पर सहमति नहीं बन पा रही? ये देखिए, इसकी एक्सरसाइज 2 दिन पहले हो चुकी है। जो बीजेपी के कोटे के मंत्री होंगे उनकी राज्यवार, चाहे क्षेत्रीय संतुलन हो या जातीय संतुलन बनाना हो, उसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। वो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन मंत्री BL संतोष 2 रातों में तकरीबन 11 घंटे तक अलग अलग वक्त पर बैठ चुके हैं। लेकिन जो एलाइज हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनकी लिस्ट उनकी तरफ से ही आएगी। जैसे जेडीयू की सूची नीतीश कुमार ही भेजेंगे, लेकिन उससे पहले ये तय होना जरूरी है कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी जो देना चाहती है वो 1 मंत्री पद कैबिनेट का देना चाहती है, लेकिन जेडीयू ज़्यादा डिमांड कर रहा है। बीजेपी को ये उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार इस बार जब फिर से मुख्यमंत्री बने हैं तो कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनकी सीटें बहुत कम हैं, वो इतनी हार्ड बार्गेनिंग करेंगे। और
जब हार्ड बार्गेनिंग शुरू हुई, लंबा खिंचता दिखा ये बातचीत का सिलसिला, तब फिर ये तय किया गया कि इस मंत्रिमंडल विस्तार को आगे सरकाया जाए। लेकिन निश्चित रूप से एक सूची तैयार हो चुकी है। आज दोपहर के बाद से उन लोगों को सभी को कॉल मिलना शुरू हो जाएंगे। उसकी प्रक्रिया भी शुरुआत हो ही चुकी है, जैसा कि हमारे सहयोगी संवाददाता बता भी रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो प्रक्रिया है वो अब चल चुकी है। एलाइज यानी कि गठबंधन दलों के साथ नाम फाइनल होने के साथ ही इसमें और तेज रफ्तार आ जाएगी। हम सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। ब्रजेश वहां से मेरे साथ हैं। ब्रजेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से वो चेहरा हो सकता है जो बड़े चेहरों में शामिल एक चेहरा, मैं बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की कर रही हूं, क्या अब उनका इंतजार भी खत्म होने वाला है? बिल्कुल श्री ने समझा जा रहा है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनको तो मंत्रिमंडल में शामिल किया ही जाएगा। और वो पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश में मालवांचल के दौरे पे हैं। कल भी वो सब जगह उन्होंने दौरा किया, रात में उन्होंने इंदौर में स्टे किया और अभी फिर वो उज्जैन निकल गए हैं। और कल जब उनसे बात की थी रतलाम में, तो उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी का आम कार्यकर्ता हूँ, इस पर ज़्यादा कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करूँगा नहीं कि मुझे मंत्री बनना है या नहीं बनना है, मगर मैं अभी दुग्धात बांटने निकला हूँ। मगर ये निश्चित है कि सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि सिंधिया वो शख्स हैं जिन्होंने 15 साल बाद जब कांग्रेस की मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कर वापसी हुई थी, उस सरकार को पलटने में उनका खास रोल था। वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो उनके सारे समर्थक, वो जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, उनको शिवराज सरकार में मंत्री बना दिया गया है बस। और ये जो डील थी, जो हम सब लोगों को मालूम थी, कि उस डील का एक बड़ा पहलू ये भी था कि जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो वो खाना पूर्ति बस होनी बाकी है। बाकी उस बड़ी डील की सारी बातें तकरीबन पूरी हो गई हैं। तो ये एकदम तय है कि सिंधिया को जो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। आज अपने पूरे दौरे करने के बाद शाम को वो इंदौर से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। और एक जो दूसरा नाम जो चल रहा है वो राकेश सिंह का है। राकेश सिंह जबलपुर के सांसद हैं और लंबे समय से वहाँ सांसद बने हुए हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। राकेश सिंह अभी जबलपुर में ही, और उनके समर्थकों का कहना है कि शाम तक वो दिल्ली रवाना हो सकते हैं। तो ये 2 बड़े नाम हैं। हालांकि एक नाम कैलाश विजयवर्गीय का भी चल रहा था, मगर कैलाश विजयवर्गीय ने स्वयं इन तमाम अफवाहों का खंडन किया है। और मगर अभी जो सबसे बड़ा नाम है मंत्रिमंडल में संभावित चेहरे का, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। उससे एक संदेश हो जाएगा कि सिंधिया दिल्ली की राजनीति करेंगे और शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे। और जब अगला चुनाव होगा मध्य प्रदेश विधानसभा में 2023 में, तो फिर पार्टी की वापसी के लिए दोनों मिलकर फिर एक बड़ा कैंपेन चलाएंगे और मध्य प्रदेश में अपनी बीजेपी की पकड़ मजबूत बनाए रखेंगे। तो निश्चित ही सिंधिया होंगे। उनके समर्थकों का तो ये भी कहना है कि उनको मालूम है सिंधिया मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, उनको मंत्री कौन सा बनाया जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे सिंधिया जी एक बार फिर से रेल मंत्री बनेंगे, जो उनके पिताजी माधव सिंधिया हुआ करते थे। तो ये सारी बातें हैं, मगर इतना तय है कि सिंधिया मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे। ठीक है, चाहे नए सहयोगियों से किए हुए वादे पूरे करने का वक्त हो या फिर जो पुराने नाराज हो गए सहयोगी उन्हें मनाने की कोशिश हो, इन तमाम बातों का जो लबोलुआब है वो हम इस मंत्रिमंडल में, इस विस्तार में हम देख सकते हैं। प्रकाश, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, क्योंकि जेडीयू का पेच अभी भी फंसा नजर आ रहा है। 3 मंत्रियों की वो मांग कर रहे हैं। अगर ये मांग केंद्र की तरफ से पूरी नहीं होती है, अगर नहीं जगह मिल पाती मंत्रिमंडल में, तो आगे फिर क्या नीति होगी, क्या रणनीति होगी जेडीयू की? देखिए श्री, 2 बातें समझनी होगी कि नीतीश कुमार का जो बेस है, जो डिमांड है, वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे वजह है। और ये है कि बिहार में बीजेपी के साथ सरकार है और बीजेपी के जितने विधायक जीत कर आए थे, उस हिसाब से उनको ज़्यादा सीटें मिली मंत्रिपरिषद में और ज़्यादा मंत्री बनाए गए। नीतीश कुमार के कम मंत्री बने हैं। तो जाहिर है कि यही फार्मूला क्योंकि शुरू से रहा है, तो इसी फार्मूले के तहत नीतीश कुमार कह रहे थे कि केंद्र में जितने सांसद बिहार से गए हैं, क्योंकि कुल 39 जीते थे, जिसमें से 17 सीटें जो है वो बीजेपी को और 16 जेडीयू को मिला। तो उस अनुपात में जितने मंत्री बनाए गए हैं केंद्र में बीजेपी के, उसी हिसाब से बिहार में भी जेडीयू के हिसाब से केंद्र में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। आरसीपी सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनकी भी हिस्सेदारी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो ये हिस्सेदारी सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर नहीं था, बल्कि उनके सीटों को लेकर के था कि कितनी सीटें उन्हें चाहिए, किस हिसाब से क्या फॉर्मूला हो जिस हिसाब से वो लोगों को बता सके कि भाई इस हिसाब से वो केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इतने मंत्री इसे इसलिए कहा जा रहा है कि एक सीट पर उन्हें कतई मंजूर नहीं है, जो पहले भी उन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है, अब कहना है कि कम से कम 3 सीटें चाहिए। जी, बात है
ठीक है प्रकाश, अब यही देखना होगा क्योंकि अभी भी यहाँ पर जेडीयू 3 की बात कर रही है, लेकिन इसको किस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल में या शामिल किया भी जाएगा या फिर नहीं, या फिर कैसे मनाया जाएगा, ये अभी भी एक सवाल है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।